किसी जंगल में रानो नाम की एक प्यारी चिड़िया और उसका दोस्त कालू कौवा रहते थे। कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली थी और रानो को चिंता थी। कालू भैया, मौसम बदलने लगा है, हमें जल्दी से अपने लिए पक्का घर बना लेना चाहिए, वरना बारिश में भीग जाएंगे। तुम सूखी घास ले आओ, मैं लकड़ियाँ ले आता हूँ, फिर हम मिलकर घर बनाएंगे। रानो उड़ गई घास लेने और कालू मियाँ वो मजे से पेड़ की डाल पर लेटकर खराटे मारने लगे। रानो ने जंगल से घास इकट्ठी की और जब वो लौटी तो देखा कालू तो आराम से सो रहा है। कालू, तुम अभी तक सो रहे हो? हमने मिलकर घर बनाने की बात की थी ना। मैं जंगल जंगल भटकती रही, कांटों में फंसी, बारिश से बची और तुम यहाँ आराम से खराटे ले रहे हो। हमको घर बनाना है या नहीं? कालू घबराकर उठता है, आंखें मलता है और धीरे से झूठ बोलता है। वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम: सोनू, अमृता, नदीम, सलमा, विमला, आयुषी। और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। ओहो रानो बहन, माफ कर दो, रात को बहुत दाना खा लिया था, पेट भारी लग रहा है। तुम जाओ, लकड़ियाँ ले आओ, मैं घास छांटता हूँ। अच्छा, सोचते सोचते खराटे आने लगे तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मेहनत की है। अरे नहीं, मैं तो अब काम शुरू करने ही वाला था। तुम एक काम करो, लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं ये सारी घास छांटकर तिनकों में बदलता हूँ। मेरा वादा है, इस बार मैं सचमुच काम करूँगा। रानो फिर से उड़ गई, लेकिन कालू मियाँ फिर खराटों में खो गई। जैसे ही रानो जंगल से लकड़ियाँ लेकर लौटी, उसकी आंखों ने वही देखा जिससे उसका दिल फिर से दुख गया। कालू फिर से पेड़ की डाल पर पैर फैलाकर मजे से सो रहा था। लकड़ी तो दूर, उसने घास को भी हाथ नहीं लगाया था। ओ नहीं, ये फिर से सो गया। कितनी मेहनत से मैं लकड़ियाँ लाई और ये मियाँ सो रहे हैं जैसे बादशाह हों। उसी समय वहाँ से तोता उड़ता हुआ आता है। रानो बहन, क्या तुम और कालू घर बना रहे हो? हाँ तोते भैया, हम दोनों ने मिलकर तय किया है। रानो को गुस्सा आ गया, वो भागती हुई कालू के पास पहुँची। बेशरम कालू, तू हर बार मुझसे काम कराता है और खुद मजे करता है। अब मैं अकेले ही घर बनाऊंगी। अरे रानो बहन, गलती हो गई, अब की बार पक्का मेहनत करूँगा। तुम दाना ले आओ, मैं तब तक लकड़ियाँ जोड़ता हूँ। कसम से इस बार पूरा घर मैं बनाऊंगा। रानो ने लकड़ियाँ जोड़ी, घास बांधी और अपना घर बना लिया। लेकिन जैसे ही वो दाना लेकर आई, देखा कालू उसके घर में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। तुमसे किसने कहा था मुझ जैसे कौवे पर भरोसा करने को? अब ये घर मेरा है। कालू, ये तुमने ठीक नहीं किया, ये घर मैंने बनाया है। अब तुम बारिश में भीगती रहो और मैं यहाँ मस्ती में रहूँगा। क्या? कालू, दरवाजा खोलो, ये घर तो मैंने बनाया है। रानो डर गई, वो भीग रही थी, कांप रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका दोस्त उसके साथ ऐसा कर सकता है, लेकिन वो हार मानने वाली नहीं थी। मैं अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगी, मुझे खुद ही अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा। तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। रानो भीग रही थी, डर रही थी और अकेली थी। वो जंगल से उड़ती हुई इंसानों की बस्ती में चली गई। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? कहीं तो कोई जगह मिले बारिश से बचने की। तभी उसे एक बड़ा मटका दिखा और उसे एक उपाय सूझा। रानो उड़ती हुई इंसानों की बस्ती की तरफ चली गई। वहाँ उसे एक आंगन के कोने में एक मिट्टी का बड़ा सा मटका दिखा। वो मटका खाली था, सूखा था और बहुत मजबूत भी। अरे, ये मटका तो बहुत अच्छा है, अगर मैं इसे ले जाऊं तो इसमें अपना छोटा सा घर बना सकती हूँ। रानो ने वो मटका उठा लिया और वापस जंगल आ गई। उसने मटका को एक मजबूत पेड़ पर रखा, घास डाली और उसे अपना प्यारा सा घर बना लिया। अब चाहे कितनी भी बारिश हो, मैं अपने मटके वाले घर में आराम से रहूंगी। उधर कालू के घर की छत से पानी टपकने लगा, बिजली गिरी, कालू डर के मारे कांपने लगा। दूसरी तरफ मटके घर के अंदर रानो आराम से रह रही थी। इधर कालू के पक्के घर की छत टूट गई और वो भीगता हुआ बाहर भागा। बिजली कड़की और कालू डर के मारे कांपता हुआ रानो के घर के पास पहुंचा। रानो बहन, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे अपने घर में आने दो प्लीज।
नहीं कालू, जो दूसरों की मेहनत पर कब्जा करता है उसे सबक मिलना जरूरी है। अब तुम भीगते रहो। फिर क्या, कालू पूरी रात ठंडी हवा और बारिश में कांपता रहा और रानो अपने मटके घर में मजे से सोती रही। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। आसमान में बिजली चमक रही थी और ठंडी हवा से पत्ते उड़ रहे थे। कालू कौवा पूरी तरह भीग चुका था। उसका बनाया घर तो कब का टूट चुका था। अब उसे कोई सहारा चाहिए था। कालू कांपता हुआ उड़ता है और तोते के घर की ओर जाता है। तोते भैया, प्लीज दरवाजा खोलो, मैं भीग रहा हूँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अंदर से तोता खिड़की खोलकर झांकता है। कालू, अब याद आई मेरी, जब रानो मेहनत कर रही थी तू सो रहा था। जब उसे जरूरत थी तूने उसे घर से निकाल दिया। अब जब तेरे पंख भीग गए तो तू दौड़ता फिर रहा है। मुझे माफ कर दो तोते भैया, अब समझ आया कि दूसरों के साथ बुरा करने का क्या अंजाम होता है। बस आज की रात मुझे पनाह दे दो प्लीज। माफ करना कालू, पर तुम्हारे लिए अब कोई जगह नहीं है। हर किसी को अपनी करनी का फल मिलता है। अब जाकर खुद अपने लिए ठिकाना ढूंढो, जैसे रानो ने किया। तोते ने दरवाजा बंद कर लिया। कालू कुछ पल वहीं खड़ा रहा। बारिश उसके पंखों से टपक रही थी, लेकिन अब उसके मन में पछतावा था। उसे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। कालू पेड़ की टहनी पर जाकर बैठता है। ठंड में कांपते हुए कहता है, काश मैं रानो की मदद करता, काश मैं मेहनत करता, अब देर हो गई। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? जो मेहनत करता है वही सुखी रहता है और जो चालाकी करता है उसे कभी न कभी पछताना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा सच्चे बनो, मेहनती बनो और दोस्ती में धोखा मत दो। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना मत भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी। एक घना जंगल था जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी और साथ में ठंडी हवाएं और बिजली भी कड़क रही थी। घने जंगल के एक कोने में बारिश की बूंदें बेरहमी से धरती को भिगो रही थी। ठंडी हवा पेड़ों को हिला रही थी और उसी तूफानी मौसम में एक टूटा हुआ पेड़ खड़ा था। उसकी खोखली डालियों में सिमटी बैठी थी रानो चिड़िया। कहाँ जाऊँ मैं? ना माँ रही ना बाबा। ये बरसात भी जैसे मेरी तन्हाई का मजाक उड़ा रही है। सबके अपने हैं, मैं बस एक चिड़िया हूँ, वो भी बेसहारा। अचानक आसमान में बिजली कड़की। उसकी चमक ने अंधेरे जंगल को चीर दिया। उसी पल दूर पेड़ों के बीच कहीं से बछड़े की हल्की सी आवाज आती है। एक बड़ा पुराना बरगद का पेड़, उसके नीचे बीमार बछड़ा लेटा हुआ था। माँ, कहाँ हो माँ? मुझे बहुत ठंड लग रही है। ये बारिश रुकती ही नहीं, पूरा शरीर कांप रहा है। भूख भी बहुत लगी है माँ, सुबह से कुछ खाया नहीं। अगर तुम होती तो अपने थनों से गर्म दूध पिलाती ना। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई जानवर आकर मुझे खा न जाए। मैं बहुत अकेला हूँ माँ। बरगद की ऊंची टहनी पर बारिश की बूंदों के बीच कालू कौवा चुपचाप बैठा था। उसकी तीखी निगाहें नीचे पड़े बीमार बछड़े पर टिकी थी। कितना प्यारा मौका है ये बारिश, ये अकेला जंगल और ये मासूम बीमार बछड़ा जंगल का सबसे आसान शिकार बन गया है। चल भी नहीं सकता, बोल भी नहीं पा रहा ठीक से। कितना मजा आएगा इसका मांस और खून पीने में। कालू थोड़ा रुकता है, आंखें मिचकाता है, फिर कहता है, लेकिन क्यों न इस दावत में मेरी सबसे चालाक और खूंखार साथी को भी बुला लूं। एक मैं आसमान का शातिर शिकारी और दूसरी वो जमीन की मक्कार रानी। हा 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 हा, बछड़े का काम तमाम और हमें मिलेगा स्वादिष्ट इनाम। फिर कालू कौवा बरगद की शाखाओं से होता हुआ लोमड़ी के पास झट से उतरा। एक बेमिसाल मौका है लोमड़ी बहन। बरगद के नीचे एक बछड़ा बीमार पड़ा है, ना कोई उसकी रखवाली करने वाला, ना आवाज उठाने वाला। बहुत दिन हो गए मासूमों का खून पिए। चलो आज शिकार भी होगा और मजा भी। रानो उड़ती हुई पेड़ की तरफ जाती है जहाँ से बछड़े की आवाज आ रही थी। अरे ये तो बछड़ा है, कितना बीमार और थका हुआ लग रहा है। कोई तो होना चाहिए इसका ध्यान रखने वाला। मुझे माँ की याद आ रही है। जब डर लगता था तो वो मुझे अपनी गर्दन से लपेट लेती थी। अब कोई नहीं है जो मुझे ऐसे ढांप सके। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे खाने आए हो या मेरी मदद करोगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत ठंड लग रही है।
मैं भी अनाथ हूँ। बहुत समय पहले जब मैं छोटी थी, मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली गई थी। अब हम अकेले नहीं हैं। तुम और मैं, हम दोनों मिलकर इस अंधेरे को दूर कर सकते हैं। मैं तुम्हारी दोस्त बनूंगी। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो, मैं उसे समझ सकती हूँ। लोमड़ी और कालू वहाँ आ जाते हैं। लोमड़ी ने एक नज़र अपने साथी कालू कौवा पर डाली, फिर बछड़े को देखा। यह देखकर उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान फैल गई। ओहो चिड़िया मैडम, ये शिकार हमारा है, तुम हट जाओ रास्ते से। तुम एक तरफ हट जाओ मैडम, ये काम तुमसे नहीं होगा। देखो देखो इस बेचारे बछड़े को, उसे अब हमारी जरूरत है, तुम्हारी नहीं। तुम उसकी मदद करने का ख्वाब देख भी नहीं सकती। ये मासूम है, बीमार है, इसका शिकार करना पाप है। तू एक कमजोर चिड़िया है, क्या कर लेगी हमारे सामने। अब तुम जाओ और हमें अपना काम करने दो। लोमड़ी रानो पर झपटती है। रानो उड़कर बचती है। लड़ाई होती है। आज तुम मुझसे बच नहीं पाएगी। कालू कौवा, जो दूर से सब कुछ देख रहा था, अब खुलकर काव काव करता हुआ नीचे आया। ये चिड़िया हवा में तलवारबाजी कर रही है। चलो अभी हमें यहाँ से जाना होगा। कालू और लोमड़ी पेड़ों में छुप जाते हैं और एक योजना बनाते हैं। इस चिड़िया को सीधा नहीं हराया जा सकता, इसे डराना होगा। इसके डर को बढ़ाओ कालू। चिड़िया रानी, अगर बछड़े से दूर नहीं गई तो तेरे पंख नोच डालूंगा। सोच ले, जान प्यारी है या नहीं। डरते सब हैं, पर इंसानियत और दया के लिए लड़ने वाले ही सच्चे होते हैं। मैं डरूंगी नहीं। चिड़िया की आंखों में अब लड़ाई की थकान साफ दिख रही थी, लेकिन अब उसकी ताकत टूट चुकी थी। तभी आकाश में एक अजीब सी रोशनी चमकी और एक विशाल जादुई गाय प्रकट हुई। रानो, तुमने बिना डरे एक मासूम की रक्षा की। जंगल को आज भी ऐसे नायक चाहिए। मैं तुम्हें इनाम देती हूँ, मेरा जादुई घर। तभी तेज रोशनी में एक सुंदर मकान आसमान से उतरता है, गर्म, आरामदायक और बारिश से सुरक्षित, जो गाय जैसा दिख रहा था। तुम दोनों समझते क्या हो? तुम हमारी राह में आकर क्या करने आए हो? यह जंगल हमारा है, हम इसे अपनी तरह से चलाते हैं। कालू कौवा क्रोधित होते हुए और काव काव करता हुआ कहता है, ठीक कहा लोमड़ी, हम जो चाहते हैं वह लेकर रहेंगे। तुम दोनों की भलाई इसी में है कि तुम अपने रास्ते पर चलो। यह जंगल सबका है, लेकिन तुम केवल मक्कारी से ही जीत नहीं सकते। क्या तुम हमें समझाओगी? तुम तो सिर्फ एक गाय हो और हम शिकारियों के बगैर जंगल में कोई कदम नहीं रख सकते। हाँ, हम ये जानने के बाद ही रुकेंगे कि तुम्हारी ताकत सिर्फ हवा में उड़ने तक है, लेकिन हमारी ताकत जमीन और हवा दोनों पर है। तुम दोनों की मक्कारी को अब और सहन नहीं किया जाएगा। जादुई गाय अपने जादू से एक मगरमच्छ प्रकट करती है। मगरमच्छ उन दोनों को मारकर खा जाता है और बछड़ा भी जादुई शक्ति से ठीक हो चुका था। रानो अब उसके साथ नए जादुई घर में रहने लगती है। अब मेरा भी एक घर है, माँ नहीं है, पर माँ जैसा एहसास है। यही तो चाहिए था मुझे, एक अपना कोना। कभी कभी छोटी सी दया बड़े चमत्कार लाती है। रानो जैसी चिड़िया ही जंगल की असली रानी होती है। माँ ने दोपहर का खाना बांध दिया था। पापा चिड़ा अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने जाने को तैयार थे। गुड़िया उड़ती है, खाना का डिब्बा उठाती है। पापा कुल्हाड़ी लेते हैं। पापा, वापसी में मम्मा के लिए कुछ मिठाई लेकर आना। कई दिनों से मेरा भी खाने का मन है। हाँ हाँ, जरूर लेकर आऊंगा। तुम्हें तो बाप के साथ घूमने का बहुत शौक है। हाँ मम्मा, पर मैं सिर्फ घूमने नहीं, काम भी करूँगी। हाँ, मेरी गुड़िया तो बहुत काम करवाती है। दोनों बाप बेटी उड़कर जंगल की ओर चले जाते हैं। जब पापा चिड़िया और गुड़िया जंगल के बीचों बीच पहुँचे, उन्हें किसी की चीख सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। पापा, ये तो किसी लोमड़ी की आवाज लग रही है। हाँ बेटी, हमें जरूर मदद करनी चाहिए। चलो देखते हैं आवाज कहाँ से आ रही है। दोनों आवाज की दिशा में उड़ते हैं। झाड़ियों के पीछे एक लोमड़ी उल्टी पड़ी दिखाई देती है। लोमड़ी बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? जैसे ही दोनों पास पहुंचते हैं, लोमड़ी अचानक चौंककर उठ बैठती है। हा 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 हा, ये जाल मैंने तुम्हारे जैसे मूर्ख पक्षियों को फंसाने के लिए बिछाया था। क्या आप तो घायल नहीं हैं? चल, खाना का डिब्बा मुझे दे दे और भाग जा यहाँ से। गुड़िया बेटी, खाना का डिब्बा दे दो, वो गुस्से में है, कुछ कर न बैठे। लोमड़ी आंटी बच्चों को अच्छी बातें सिखाते हैं, डराना नहीं। लोमड़ी झपट्टा मारती है और डिब्बा छीनकर भाग जाती है। पापा और गुड़िया उदास खड़े रह जाते हैं। पापा चिड़िया और गुड़िया एक खुली जगह पर आते हैं, जहाँ कोई सूखा पेड़ नजर नहीं आता। यहाँ तो कोई भी सूखा पेड़ नहीं है। गुड़िया बेटी, तुम यहीं बैठो, मैं थोड़ा आगे जाकर सूखी लकड़ियाँ ढूंढता हूँ। पापा जल्दी आना, मुझे उस चालक लोमड़ी से बहुत डर लग रहा है।
चिंता मत करो बेटी, अब वो लोमड़ी नहीं आएगी। पापा उड़ जाते हैं। गुड़िया अकेली बैठ जाती है एक बड़े फूल के पास। काश हमारे पास सूखी लकड़ियाँ होती। पापा कितने परेशान हो रहे हैं। गुड़िया, गुड़िया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? कौन कौन है? मुझे दिखो। मैं यहाँ हूँ, फूलों के पास। गुड़िया फूलों की तरफ देखती है और वहाँ उसे एक चमकती परी दिखाई देती है, छोटी, सुंदर और चमकीले पंखों वाली। क्या आपने मुझे आवाज दी? हाँ, मैं फूलों में रहने वाली परी हूँ। मेरा नाम सोन परी है। क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मुझे अच्छे दोस्त बनाना बहुत पसंद है, पर आज मैं पहली बार अपने पापा के साथ इस ओर आई हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपने देश की सैर पर ले जाऊंगी। मेरा देश बहुत सुंदर है, बादलों से भी ऊपर। क्या मैं आपके साथ उड़ पाऊंगी? हाँ, मैं तुम्हें अपने पंखों की शक्ति दूंगी और फिर तुम उड़ सकोगी। पर आज मैं नहीं जा सकती। मेरे पापा परेशान हैं। हमें सूखी लकड़ियाँ नहीं मिल रही। यह तो बहुत आसान है, देखो ऊपर। सोनपरी आसमान की ओर इशारा करती है और जादुई रोशनी के साथ सूखी लकड़ियों की एक गठरी आकर जमीन पर गिरती है। ये तो कमाल हो गया। मेरे पापा ये देखकर बहुत खुश होंगे। अगर कभी मुझसे मिलना हो तो मेरा नाम लेकर पुकारना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, मैं कल आपके देश घूमने चलूंगी। अभी पापा के पास जाती हूँ। वहीं दूसरी ओर पापा चिड़िया सूखी लकड़ियाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिली। कैसे होगा आज खाना? पीछे से गुड़िया चहकते हुए आती है। पापा पापा, अभी तक आपने लकड़ियाँ नहीं काटी? नहीं बेटी, अभी तक तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं दिखी। तो फिर आप मेरे साथ चलिए। मैंने सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली है। बेटी मजाक मत करो। सच में। पापा चलिए मेरे साथ। दोनों एक छोटी सी खुली जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ सूखी लकड़ियों की बड़ी सी गठरी रखी होती है। ये सूखी लकड़ियाँ कहाँ से आईं? इतनी सारी? ये मुझे मेरी नई दोस्त सोन परी ने दी है। वो एक परी है जो फूलों में रहती है। तुम तो सच में बहुत समझदार और भाग्यशाली बेटी हो गुड़िया। अब चले पापा, मम्मा के लिए मिठाई भी लेकर जानी है। दोनों लकड़ियाँ उठाकर उड़ते हैं। आसमान में दोनों कबूतर चाचा की लकड़ी खरीदने की दुकान पर उतरते हैं। अरे वाह टुन्नू, आज तो खूब सारी सूखी लकड़ियाँ लाए हो। हाँ चाचा जी, आज किस्मत मेहरबान रही। ये लो पैसे और अगली बार और लाना। पैसे लेकर वो दोनों मिठाई की दुकान पर पहुँचते हैं। पापा, मम्मा को लड्डू पसंद है, लड्डू लेना। भाई जी, ये पैसे लो और मुझे थोड़े लड्डू दे दो। पापा चिड़िया और गुड़िया मिठाई का डिब्बा लेकर उड़ते हुए घर लौट रहे हैं। तभी अचानक बीच रास्ते में चालाक लोमड़ी मिलती है। आ गए हो वापस? बताओ इस बार मेरे लिए क्या लेकर आए हो? जल्दी बताओ, वरना फिर से छीना झपटी होगी। पापा, क्या ये लोमड़ी हमारी मिठाई फिर से छीनने आई है? हमेशा दूसरों की चीजें छीनती है, लेकिन बेटी आज हम इसे सबक सिखाएंगे। सोनपरी, मेरी दोस्त, जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। चालाक लोमड़ी जोर से हंसती है और मिठाई की ओर भागती है। बुला लो, जिसे बुलाना है बुला लो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आसमान से तेज रफ्तार में उड़ती हुई सोनपरी उतरती है और अपने जादुई हाथ से चालाक लोमड़ी को पकड़कर हवा में उठा लेती है। शुक्रिया मेरी दोस्त, तुम समय पर आ गई। जब भी ये लोमड़ी तुम्हें तंग करे, इस मंत्र को याद रखना। लाल बिल्ली, काला लोमड़ी, पागल बंदर, नाचे लोमड़। इस मंत्र से ये खुद ही नाचती हुई भाग जाएगी। सोनपरी लोमड़ी को दूर पहाड़ियों की ओर फेंकती है और मुस्कुराकर उड़ जाती है। गुड़िया बेटी, आज तुमने बहुत हिम्मत दिखाई। पापा, अब घर चलें, मम्मा इंतजार कर रही होंगी। जंगल में सुबह सुबह का समय था। नदी के किनारे आम का एक पेड़ था। रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नू चिड़ा आम के बाग की देखभाल कर रहे हैं। बारिश की बूंदें धीरे धीरे टपक रही हैं। तभी टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानो, देखो ना कितनी प्यारी बारिश हो रही है। हमारा आम का बाग बहुत जल्दी हरा भरा हो जाएगा। तभी रानो चिड़िया आसमान की ओर देखती है। हाँ टुन्नू, भगवान की बड़ी कृपा है। बस यही प्रार्थना है कि हमारी जिंदगी में कोई खुशहाली आ जाए। ना हमारे पास घर है, ना बच्चों की किलकारियाँ। बस ये आम का एक बाग ही हमारी दुनिया है। टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया के सर पर प्यार से एक चोंच मारता है। चिंता मत करो रानो, हमारा प्यार ही सबसे बड़ा सहारा है। जब तक हम साथ हैं, हम हर दुख सह लेंगे।
रानो चिड़िया मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी छुपी हुई थी। वह हमेशा से चाहती थी कि उसके जीवन में कोई नन्हा मेहमान आए, लेकिन किस्मत ने उन्हें अब तक ये खुशी ही नहीं दी थी। उसी बाग में एक पुराने जले हुए पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा है। वह बहुत बड़ा गुंडा है, हमेशा छोटे छोटे पक्षियों को डराता है और उनका खाना भी छीन लेता है। हाँ, ये टुन्नू और रानो कितने भोले हैं, मेहनत करते हैं, मगर इनका कोई रक्षक नहीं। इनकी आम की फसल बढ़ रही है और मुझे आम बहुत ज्यादा पसंद है। क्यों ना इस बार इनकी फसल पर ही कब्जा कर लिया जाए। कालू कौवा ऐसे चाल सोचता है और जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसे ही कई दिनों तक बारिश होती रहती है। आम के बाग में छोटे छोटे फल लग गए थे। रानो चिड़िया और टुन्नू चिड़ा दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन टुन्नू चिड़ा रानो चिड़िया से कहता है, रानो देखो, आम पकने लगे हैं। इस बार अगर हम थोड़े आम बेच देंगे तो शायद हमारे लिए एक छोटा सा घोंसला बना सकेंगे। सच कह रहे हैं आप टुन्नू जी। मेरा सपना है कि हमारा भी एक छोटा सा घर हो जहां हम सुकून से रह सकें। इतने में अचानक तेज पंखों की आवाज आती है। कालू कौवा अपने गुंडों के साथ वहां पर पहुंच जाता है। कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाते हुए टुन्नू और रानो को धमकाने लगता है। अबे ओ टुन्नू, ये आम हमारे हैं, आज से ये बाग हमारा हुआ। ये आम हमारे हैं, हमने बहुत मेहनत की है, तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। कालू कौवा तभी जोर जोर से हंसने लगता है और अपने साथियों को इशारा करता है। देखते ही देखते वो आमों को चोंच से तोड़कर नीचे फेंकने लगते हैं। रानो चिड़िया ये देखकर डर जाती है। वह गिड़गिड़ाने लगती है, प्लीज प्लीज हमारे आम मत छीनो, ये हमारा सब कुछ है। मुझे कोई परवाह नहीं, जो कमजोर है उसकी कोई जगह नहीं इस दुनिया में। तभी टुन्नू चिड़ा हिम्मत करता है और कालू कौवे से भिड़ जाता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। रानो चिड़िया रोती रहती है, मगर टुन्नू चिड़ा हार मानने को तैयार ही नहीं होता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें आम नहीं लेने दूंगा। लेकिन कालू कौवा धोखेबाज था। उसने पीछे से हमला कर दिया और अपनी तेज चोंच से टुन्नू चिड़े को घायल कर दिया। टुन्नू चिड़ा जमीन पर गिर जाता है। टुन्नू रानो चिड़िया दौड़कर टुन्नू चिड़े के पास जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। रानो, मेरे बिना मत हारना, हमारी यादों को जिंदा रखना। और फिर टुन्नू चिड़ा हमेशा के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेता है। रानो चिड़िया सुबक सुबक कर रोती है। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। बारिश और तेज हो गई थी। आम का बाग वीरान सा लगने लगा था। एक दिन एक छोटा सा अंडा उसके घोंसले में दिखा। रानो चिड़िया की आंखों में चमक आ गई। शायद ये ऊपर वाले का आशीर्वाद था। तभी अचानक से आसमान में एक बड़ी सी छाया नजर आती है। रानो चिड़िया जब ऊपर देखती है तो वे देखती है कि कालू कौवा लौट आया था। ओहो रानो, अब भी हार नहीं मानी। तेरे पति को मार दिया, तेरा बाग भी उजाड़ दिया, फिर भी तुझे जीने का बड़ा शौक है। कालू, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं छीन सका। मेरा टुन्नू तो चला गया, लेकिन उसकी यादें और उसकी मेहनत अब भी जिंदा है। ये सब सुनकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लग जाता है और रानो चिड़िया के अंडे की ओर देखने लगता है। अरे ये क्या है? अरे वाह, मतलब अब तेरा एक नया वारिस आ गया। क्यों ना इसे भी मैं नष्ट कर दूं, जैसे मैंने तेरे पति को किया था। कालू कौवा उस पे झपटा मारता है, लेकिन इस बार रानो चिड़िया पूरी ताकत से उसके रास्ते में आ जाती है। इस बार मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। और फिर रानो चिड़िया अपनी चोंच से कालू कौवे के पंजे पर वार करती है। अचानक जंगल के और भी पक्षी उसकी मदद के लिए आ जाते हैं। गौरैया, तोता, बुलबुल और मैना, साथ ही साथ बाज भी आता है। कालू, अब तेरा आतंक और नहीं चलेगा, तूने बहुत ज्यादा अन्याय कर लिया। वह बाज कालू कौवे पर झपटा मारता है। कालू कौवा घबरा जाता है। अरे अरे, तुम सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मजाक? तूने टुन्नू को मार दिया, रानो की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब इस अंडे को भी खाने आया है। तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर जंगल के सभी पक्षी मिलकर कालू कौवे पर टूट पड़ते हैं। लड़ाई बहुत भयंकर होती है। बाज ने उसकी पीठ पर पंजे मार दिए, तोते ने उसकी पूंछ खींच ली और रानो चिड़िया ने उसकी आंखों के पास जोर जोर से चोंच मारी। आखिरकार कालू कौवा घायल और बेबस हो जाता है। कालू कौवा जंगल छोड़कर भाग जाता है। अरे अरे, मत करो, मैं जा रहा हूँ, अब कभी वापस नहीं आऊँगा। कालू कौवा भाग जाता है और जंगल के सभी पक्षी खुश हो जाते हैं। रानो चिड़िया थककर अपने अंडे के पास बैठ जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वह खुशी के आंसू थे।
टुन्नू, हमने जीत हासिल कर ली। हमारा बच्चा अब बिल्कुल सुरक्षित है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है और अंडे से एक नन्हा चिड़ा बाहर आता है। वह बिल्कुल देखने में अपने पिता जैसा था। मेरा बच्चा, तुम्हारा नाम मुन्ना होगा क्योंकि तुम अपने पापा की तरह बहादुर बनोगे मेरे बच्चे। बाग भी फिर से हरा भरा हो जाता है। रानो चिड़िया अब अकेली नहीं थी, उसका बेटा उसके साथ था। साथ ही साथ पूरा जंगल उसके साथ खड़ा था। आसमान में सूरज चमक रहा था और रानो चिड़िया की जिंदगी में फिर से एक नई सुबह आ गई थी। जंगल में जीवन मेरा अनंत, खुशबू भरी बहार मेरा श्रृंगार है। जंगल मेरा घर है, सबसे मुझे प्यार है। तभी अचानक झाड़ियों में कुछ सरसराहट होती है। रानो चौंक कर देखती है। यह आवाज कैसी थी? कोई छिपा हुआ है क्या? झाड़ियों से एक सुंदर लेकिन रहस्यमयी नागिन बाहर आती है। उसकी आंखें चमक रही थीं। डरो मत रानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस जंगल की जादुई नागिन हूँ। जादुई नागिन? क्या तुम सच में जादू कर सकती हो? हाँ, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ, लेकिन एक बड़ी मुसीबत आ रही है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? एक लालची शिकारी इस जंगल में आ रहा है। वह चिड़ियों और जानवरों को पिंजरे में बंद करके बेच देगा। हमें उसे रोकना होगा। रानो चिड़िया डर जाती है, लेकिन फिर हिम्मत जुटाती है। हम उसे कैसे रोक सकते हैं? मुझे एक जादुई पंख चाहिए जो पहाड़ की चोटी पर रखा है। अगर तुम मुझे वह पंख ला दो तो मैं अपनी शक्ति से शिकारी को भगा सकती हूँ। फिर रानो चिड़िया हिम्मत करके पहाड़ की ओर उड़ जाती है। रास्ते में उसे तेज हवाएं और अंधेरी गुफाएं मिलती हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। तभी जंगल के ऊपर उड़ते हुए अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं। ओह, ये हवाएं बहुत तेज हैं, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। मुझे किसी भी हालात में पहाड़ से वो पंख लाना होगा। अपने जंगल के पक्षियों की रक्षा के लिए मुझे ये करना होगा। वह हिम्मत करके आगे बढ़ती है। जैसे ही वह एक संकरी घाटी से गुजरती है, वहाँ एक अंधेरी गुफा आती है। यह गुफा तो बहुत अंधेरी और डरावनी लग रही है, लेकिन अगर मुझे पहाड़ की चोटी तक पहुँचना है तो मुझे इससे होकर ही जाना होगा। डरने का कोई फायदा नहीं, हिम्मत से काम लेना होगा। वह अंदर जाती है। गुफा के अंदर चमगादड़ उड़ रहे थे। अंधेरा बहुत घना था। अचानक उसे आंखों में चमकती 2 लाल बत्तियां दिखती हैं। यह क्या है? गुफा के अंदर एक विशाल मगरमच्छ बैठा था। उसकी हरी चमकती आंखें अंधेरे में भयानक लग रही थीं। रुको, कोई भी मेरी गुफा से बिना मेरी आज्ञा के नहीं जा सकता। मुझे पहाड़ की चोटी तक जाना है। ये जंगल खतरे में है। अगर तुम मेरी एक परीक्षा पास कर लोगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। बोलो, करोगी वो परीक्षा पास? कैसी परीक्षा? यहाँ 3 दरवाजे हैं, 2 में खतरा है और एक तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाएगा। अगर तुम सही दरवाजा चुन पाओगी तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तभी रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है। पहला दरवाजा बहुत अंधेरा है, दूसरा दरवाजा तेज हवा से हिल रहा है और तीसरे दरवाजे से हल्की रोशनी आ रही है। शायद रोशनी वाला दरवाजा सही होगा। वह हिम्मत करके तीसरा दरवाजा चुनती है। जैसे ही वह दरवाजा पार करती है, वह बाहर खुली घाटी में पहुंच जाती है। बहुत अच्छा छोटी चिड़िया, तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें बचा लिया। जाओ, अपनी मंजिल तक पहुंचो। धन्यवाद मगरमच्छ जी, मुझे जादुई पंख मिल गया। फिर वह जल्दी से वापस जंगल की ओर उड़ती है। रास्ते में हवाएं फिर से तेज हो जाती हैं, लेकिन अब रानो चिड़िया को कोई डर नहीं। वह बहादुरी से आगे बढ़ती है। वह जंगल लौटकर जादुई नागिन को वो पंख दे देती है। लो जादुई नागिन, यह रहा जादुई पंख। जादुई नागिन रानो चिड़िया से वो पंख लेकर रक्षा मंत्र पढ़ना शुरू करती है। अस्सरा वस्सरा जंगल रक्षा मंत्र। तभी झाड़ियों के पीछे से शिकारी प्रकट होता है। उसके हाथ में एक बड़ा जाल और तीर कमान था। तो ये है तुम्हारा जादू? तुम मुझे नहीं रोक सकती नागिन। मैं आज पूरे जंगल के जानवरों और चिड़ियों को पकड़ कर ले जाऊंगा। वह तेजी से तीर चलाने की कोशिश करता है, लेकिन नागिन अपनी पूंछ से जमीन पर जोरदार प्रहार करती है, जिससे धरती कांप उठती है। शिकारी का निशाना चूक जाता है। यह जंगल मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें यहाँ कुछ भी नुकसान नहीं करने दूंगी। शिकारी अब गुस्से में नागिन पर बड़ा जाल फेंकता है, लेकिन नागिन तेजी से अपनी चमकती हुई पूंछ लहराकर जाल को हवा में ही राख कर देती है। शिकारी पीछे हटता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं। वह अपने कमान से एक जहरीला तीर निकालता है और नागिन की ओर निशाना साधता है। नागिन दीदी बचो,
जैसे ही शिकारी तीर छोड़ता है, नागिन एक जादुई फुफकार मारती है। तीर हवा में रुक जाता है और पलटकर खुद शिकारी की ओर बढ़ने लगता है। शिकारी घबराकर नीचे गिर जाता है। ये कैसे हुआ? ये मुमकिन नहीं। अब समय आ गया है तुम्हें सबक सिखाने का। जालिम शिकारी, तेरा वक्त नजदीक है। नागिन अपनी आंखें लाल कर लेती है और जमीन पर मंत्र पढ़ते हुए अपनी पूंछ पटकती है। अचानक जमीन से हरी हरी बेलें निकलती हैं और शिकारी को जकड़ लेती हैं। शिकारी बुरी तरह फंस जाता है और छटपटाने लगता है। मुझे जाने दो, मैं फिर कभी जंगल में नहीं आऊंगा, मुझे माफ कर दो। लेकिन शिकारी, अब हमें भरोसा कैसे हो कि तुम सच बोल रहे हो? इस जंगल को नुकसान पहुंचाने वालों को मैं कभी माफ नहीं करती, लेकिन प्रकृति हमेशा दूसरा मौका देती है। मैंने बहुत गलत किया। अब मैं जंगल और जानवरों और पक्षियों की रक्षा करूंगा। जादुई नागिन अपनी फुफकार से शिकारी को बेलों से आजाद कर देती है। शिकारी डर के मारे अपना जाल और तीर कमान वहीं छोड़कर भाग जाता है। हम जीत गए जादुई नागिन, जंगल अब सुरक्षित है। हाँ रानो, तुमने बहादुरी दिखाई। अब यह जंगल सुरक्षित है। जंगल के सभी जानवर और पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं। नागिन मुस्कुराती है और आसमान की ओर देखती है। जब तक जंगल के रक्षक मौजूद हैं, कोई भी शिकारी यहाँ पैर नहीं जमा सकता। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती और हिम्मत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जंगल के एक कोने में एक पुराना और टूटा फूटा सा घोंसला था, जिसमें रहती थी रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ। गर्मी का मौसम था, खाने को कुछ नहीं, पेड़ सूखे पड़े थे और रानो की आंखों में चिंता के बादल थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो? आज भी मेरे मासूम बच्चों को कुछ नहीं खिला पाई। उनका सूखा पेट देखकर दिल फट रहा है। कहाँ जाऊँ? किससे मदद मांगू? जंगल में कोई सुनने वाला नहीं। क्या मैं इतनी बेसहारा हूँ? रानो बहन, तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकती हो? तू तो वो माँ है जो आंधी में भी अपने बच्चों को पंखों में छुपा लेती है। हिम्मत रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। ये जंगल जितना बेरहम लगता है, उतना ही करुणामय भी है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो, कुछ न कुछ उपाय जरूर मिलेगा। अगले दिन रानो जंगल के पुराने कुएं के पास घास लेने गई। वहाँ उसे एक लकड़ी की पेंसिल दिखी, जिस पर लिखा था, शकाला का बूम बूम, जो भी बनाओगे वो हकीकत बन जाएगा। क्या ये जादुई पेंसिल है? वो जमीन पर एक रोटी बनाकर ड्रॉ करती है और चमत्कार होता है, सच्ची रोटी आ जाती है। अब ये पेंसिल जंगल की जनता की है। इसे हम सब मिलकर संभालेंगे और जब किसी को इसकी जरूरत होगी, हम उसे मदद देंगे, ताकि कोई और रानो फिर भूखी न रोए, कोई और बच्चा फिर बिन छत के न सोए। अब रानो हर रोज उस पेंसिल से खाना बनाती, खिलौने बनाती और धीरे धीरे उसका टूटा घर भी सुंदर बन गया। रानो की किस्मत चमकी रे, अब नहीं वो थकी रे। बुलबुल बहन, खुशी मनाना ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जब किसी के हाथ इतनी बड़ी ताकत लगती है, चाहे वो जादुई हो या दौलत की तरह, तो साथ ही बढ़ता है लालच, मोह और डर। रानो का दिल भला है, लेकिन ये जंगल बदलते देर नहीं लगाता। जहाँ उजाला होता है, वहीं उसकी परछाई भी होती है। हमें उसका साथ देना होगा, ताकि ये चमक उसकी मासूमियत को जला न दे। रानो की खुशहाली देखकर कालू कौवा जलने लगा। वो लोमड़ी के पास गया, जो चालबाजियों में माहिर थी। ये रानो एक वक्त की भूखी चिड़िया, और अब देखो, सुनहरा घर, झिलमिलाते कपड़े और उसके बच्चों के हाथ में मिठाई। ये सब अचानक कैसे? जंगल में ऐसा चमत्कार यूं ही नहीं होता। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता चला है कि उसके पास कोई जादुई पेंसिल है। हाँ, वही पेंसिल जिससे वो जो भी बनाती है असल बन जाता है। अगर वो पेंसिल हमारे हाथ लग जाए तो हम जंगल के सबसे ताकतवर बन सकते हैं। उसकी किस्मत अब हमारी होनी चाहिए। फिर तो खेल ही बदल जाएगा कालू भैया। वो पेंसिल हमारे हाथ आ जाए तो हम सिर्फ इस जंगल के नहीं, आसपास के जंगलों के भी राजा बन सकते हैं। रात के अंधेरे में कालू और लोमड़ी चुपचाप रानो के घर पहुँचे और वो जादुई पेंसिल चुरा ली। धीरे लोमड़ी बहन, कोई जाग न जाए। रानो का घर यहीं है। वो पेंसिल उसी तकिए के नीचे रहती है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों घर में घुसते हैं, तकिए के नीचे से चमकती हुई नीली जादुई पेंसिल निकालते हैं और खुशी से चुपचाप वहाँ से भाग जाते हैं। पत्तियों की सरसराहट के अलावा जंगल में कोई हलचल नहीं होती। हे भगवान, मेरी पेंसिल, अब मैं फिर से गरीब हो जाऊंगी। वो पूरे घर को उलट पलट कर ढूंढती है। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों में आंसू भर जाते हैं। मेरी जादुई पेंसिल कहीं नहीं है, वो गायब है। हे भगवान,
ये कैसा अन्याय किया। उसी पेंसिल से तो मैं अपने बच्चों के लिए खाना, कपड़े और छत बनाती थी। अब फिर वही भूख, वही बेबसी। क्या फिर से मेरी झोपड़ी टपकेगी? क्या मेरे बच्चे फिर से भूखे सोएंगे? रानो जमीन पर बैठ जाती है, आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करती है। हे भगवान, अगर तूने वो पेंसिल दी थी तो तू ही रास्ता भी दिखाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी। रानो फिर लड़ेगी। वहीं कालू और लोमड़ी ने पेंसिल से महल बनाए, सोने की मूर्तियां बनाई, लेकिन उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जानवरों से जबरन काम कराया। जंगल में भूख, डर और दुख फैल गया। ये अब हद हो गई। वो पेंसिल सिर्फ रानो की नहीं, पूरे जंगल की उम्मीद थी। और अब वो चोर कालू कौवा और चालाक लोमड़ी उसके जरिए क्या क्या कर सकते हैं, कोई नहीं जानता। अगर वो पेंसिल उनके हाथ में रही तो जंगल में लालच, डर और अंधेरा फैल जाएगा। हमें अब चुप नहीं बैठना चाहिए, हमें कुछ करना होगा। ये पेंसिल अब गलत हाथों में है। मिट्ठू भाई, तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन हमें सोच समझ कर चलना होगा। लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं जीती जाती, हिम्मत, योजना और एकता ही सबसे बड़ा हथियार है। रानू बहन, तुम्हारे आंसू अब और नहीं गिरने देंगे। अब हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो मिलकर एक मजबूत योजना बनाते हैं ताकि पेंसिल भी वापस आए और जंगल को भी इंसाफ मिले। जंगल के पुराने बरगद के नीचे रात को एक गुप्त सभा हुई। रानो ने एक नक्शा बनाया, कहाँ से हमला होगा, किसका क्या काम होगा। बुलबुल, तुम महल के अंदर जाओगी और पेंसिल को खोजोगी। मिट्ठू, आप उड़ते हुए ध्यान बटाओगे। कबूतर, आप नीचे से पक्षियों को संभालोगे। मैना, आप लोमड़ी को उलझाओगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हमला शुरू हुआ। मिट्ठू ने कालू कौवे के महल के ऊपर से उड़ते हुए जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। कालू, लोमड़ी, अब तुम्हारा खेल खत्म। ये क्या हो रहा है? इतने सारे पक्षी। कालू, संभाल। कालू कौवा ताव में आकर उड़ता है, लेकिन चारों तरफ से पक्षियों ने उसे घेर लिया। बुलबुल और रानो महल के अंदर पहुंच गई थीं। उसको जादुई पेंसिल नजर आ जाती है। रानो दीदी, वो देखो पेंसिल। जैसे ही रानो पेंसिल की तरफ जाती है, लोमड़ी उस पर झपटती है। ये पेंसिल मेरी है, मैं जंगल की रानी बनूंगी। रानो बचते हुए बोलती है, ताकत से नहीं, दिल से जीती जाती है ये दुनिया। रानो चिड़िया पेंसिल को अपनी चोंच में दबाकर उन्हें लगती है। जैसे ही रानो के हाथ में पेंसिल आती है, वो एक झटके में एक तेज रोशनी से सब कुछ बदल देती है। महल ढह जाता है, पेड़ों की जगह पेड़, सोने की दीवारों की जगह हरियाली। नहीं, मेरी सत्ता, मेरा महल। ये जंगल किसी एक का नहीं, हम सबका है। जादू पेंसिल में नहीं होता, जादू उस दिल में होता है जो दूसरों के लिए सोचे। शकाला का बूम बूम, चमत्कारी झूम झूम, रानो की मेहनत से हरा हुआ ये बूम। लगता है ये फूल खिलने वाला है। ये अभी से कितना सुंदर है, जब पूरा खिल जाएगा तो कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। मैं इससे दोस्ती करूँगा। अभी जाकर मम्मा को इसके बारे में बताता हूँ। और फिर कुकू चिड़ा अपने माँ के पास जाता है और अपनी माँ से कहता है, मम्मा मम्मा, हमारे घर के पास ही एक गुलाब का फूल खिलने वाला है। इसकी पंखुड़ियाँ थोड़ी थोड़ी सी नजर आ रही हैं। जब वे फूल पूरी तरह से खिल जाएगा तो मैं उसका नाम रोज रखूंगा। आपको तो पता है मुझे फूल कितने ज्यादा पसंद है, और वो तो है भी हमारे घर के बिल्कुल पास। मम्मा, आप मुझे उसके पास जाना दिया करोगी ना? मैं आपको फूल दिखाता हूँ। चलो फिर सुबह मुझे भी दिखाना। ऐसे ही सुबह हो जाती है। अगली सुबह सूरज चमकता है। मम्मा चले चले, मैं आपको फूल दिखाता हूँ। तुम भी ना किसी बात के पीछे अगर लग जाते हो तो छोड़ते नहीं हो। और फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे के साथ गुलाब का फूल देखने चली जाती है। अरे हाँ, ये तो पास में ही है, तुम इसे रोज देख जाया करना, लेकिन याद रखना, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाना। थैंक यू मम्मा। वेलकम छोटे रोज, मैं तुम्हारी दोस्ती स्वीकार करता हूँ। समय गुजरता गया। कुकू रोज नन्हे रोज के लिए पानी अपनी चोंच में लाता और उसकी पत्तियों पर गिराता, जिससे नन्हे रोज की ताजगी और भी बढ़ जाती थी। तभी जग्गू, कालू कौवे का बेटा, वहाँ पर आ जाता है। मुझे सिर्फ अपने इस दोस्त के साथ खेलना अच्छा लगता है, तुम जा सकते हो जग्गू। अरे कुक्कू, तुम पहले तो इस तरह के नहीं थे, तुम मेरे साथ जरा भी नहीं खेलते। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कुक्कू। अरे ठहरो, तुम सब लड़ क्यों रहे हो? हम सब मिलकर भी तो खेल सकते हैं ना। मैं अपनी खुशबू तुम दोनों को दे सकता हूँ। हाँ, ये ठीक है। और वो दोनों शाम होते ही अपने अपने घोंसलों की तरफ चले जाते हैं।
मुझे मुझे कुछ करना होगा जिससे कुकू को शक भी ना हो और वो फूल भी खत्म हो जाए। और फिर अगले दिन जग्गू को जल्दी ही रोज के पास चला जाता है। क्या तुम बोर नहीं होते इसी एक जगह पर रहते रहते? अरे नहीं, मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हाँ हाँ, सोचोगे भी कैसे? कुकू पहाड़ों की उस तरफ नई नई दुनिया देखता है और तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। क्या क्या पहाड़ों की दूसरी तरफ? बाहर है और तुम्हारे जैसे हजारों फूल हैं। इधर तो तुम बिल्कुल अकेले रहते हो। वो दोनों आपस में ऐसी बातें कर ही रहे थे, तभी कुकू वहाँ पर आ जाता है। अरे क्या हो रहा है? अच्छा ठीक है, मैं तो चलता हूँ। अरे क्या बात है रोज, आज तुम बहुत उदास दिखाई दे रहे हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, वो थोड़ी धूप है ना इसलिए। क्या पहाड़ों के उस तरफ जो भी फूल है वो मेरी तरह है? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरी मम्मा मुझे घर से ज्यादा दूर नहीं जाने देती, बस यहाँ तक आने की ही अनुमति दी है मेरी मम्मा ने मुझे। कुक्कू यार, मैं देखना चाहता हूँ पहाड़ों के उस तरफ क्या है। दोस्त, तुम एक फूल हो और तुम्हारी खूबसूरती और ताजगी उसी समय तक है जब तक तुम्हारी जड़ मिट्टी में है और तुम्हें पानी मिलता रहे। यार तुम तो मेरे दोस्त हो, क्या तुम मुझे उखाड़कर पहाड़ों की दूसरी तरफ लगा सकते हो? क्या फायदा मुझे तुम्हारी दोस्ती का? तुमसे तो जग्गू ही अच्छा है, उसने मुझे उन फूलों के बारे में बताया तो सही। अच्छा तो ये बात है, ये सब तुम्हें जग्गू ने बताया है? हाँ यार, तुमने तो कभी जिक्र भी नहीं किया। सब झूठ, वो जलता है मेरी और तुम्हारी दोस्ती से, वो तुम्हें खत्म करना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है यार। इस बात पर रोज कुकू से नाराज हो जाता है और अपनी दिशा दूसरी तरफ कर लेता है। तुम मुझसे नाराज होकर अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। अरे बस बहुत हो गया, कल से तुम मेरे लिए पानी मत लाना। तभी वहाँ पर रानो चिड़िया आ जाती है। कुकू बेटे चलें, शाम हो गई है, अब आप घर चलें। अच्छा दोस्त, गुस्सा छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। और फिर कुकू अपनी मम्मा रानो के साथ घर चला जाता है और रात में घोंसले में वे अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा जग्गू चलता है मेरी और रोज की दोस्ती से। वह उसे कहता है कि तुम्हें पहाड़ों की दूसरी तरफ दूसरे फूलों के पास जाना चाहिए। कुकू बेटे, तुमने बताया नहीं रोज को कि वह सूख जाएगा? ऐसे बताया था, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अगली सुबह जग्गू रोज के पास सुबह जल्दी आ जाता है। कैसे हो मेरे दोस्त? अरे हाँ, मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्या सच में पहाड़ों के उस पार मेरी तरह और भी बहुत सारे फूल हैं? हाँ ना, मैं क्यों भला तुमसे झूठ बोलूंगा। क्या तुम मुझे उखाड़ कर वहाँ ले जा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान है और वहाँ पर तुम्हारी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो फिर चलो, तो मुझे वहाँ पर ले चलो। जग्गू तो यही चाहता था कि किसी तरीके से वह रोज को खत्म कर दे। अरे दोस्त, जरा ध्यान से मेरी जड़ों का ख्याल रखना। हाँ हाँ, तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान से करूँगा। और फिर जग्गू रोज को उखाड़ कर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुकू रोने लग जाता है। रोज मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए हो? शायद वो जग्गू की बातों में आ गए थे। मुझे अभी मम्मा को बताना होगा। अरे मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। तुम जल्दी से मुझे जमीन में लगा दो, थोड़ा सा पानी भी डाल देना, मैं मर रहा हूँ यार दोस्त। अरे कौन दोस्त? कैसा दोस्त? तुम्हारी वजह से कुकू ने मेरी बेइज्जती की। जब तुम नहीं थे तो हम रोज खेलते थे, जिस दिन से तुम आए हो वह मेरी तरफ देखता भी नहीं है और आज तुम्हारा आखिरी दिन है। जाओ ढूंढो अपने साथ के फूलों को। नहीं, मम्मा रोज नहीं है, शायद जग्गू उसे उखाड़कर पहाड़ों की उस तरफ ले गया है। जल्दी करो, वो उसे खत्म कर देगा मम्मा। चलो चलो हम चलते हैं। और फिर वो दोनों पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और रोज को ढूंढने लगते हैं। मम्मा वो देखो, वो रहा मेरा दोस्त रोज। जल्दी चलो, रोज को जल्दी से उठाकर वापस उसे उसी जगह लगा देते हैं। और फिर रानो चिड़िया और कुकू दोनों मिलकर रोज को उठाकर उसी जगह लगा देते हैं। कुकू उसमें पानी डाल देता है। थोड़ी देर बाद रोज को होश आ जाता है। मैं फिर से यहाँ, मुझे जग्गू ने गिरा दिया था पहाड़ों पर। मैं इसकी बातों में आ गया और मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। आज से मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा दोस्त, और मेरी सारी खुशबू आज से तुम्हारे लिए है।
ठीक है, आइंदा मेरी दोस्ती पर कभी शक नहीं करना। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हर हाथ थामने वाला दोस्त नहीं होता। हमें अच्छे दोस्तों की पहचान खुद से करनी चाहिए। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों को सजाने में मसरूफ थे। पेड़ों की डालियों पर रंग बिरंगे पर्दे लटक रहे थे और फूलों की खुशबू से पूरा जंगल महक रहा था। और इस खुशी भरे माहौल में गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा के साथ नए साल की तैयारियों में जुटे हुए थे। तभी रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, अरे गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, जल्दी उठ जाएं, हमें बहुत सारा काम करना है, नया साल आने वाला है। गुड़िया नींद में अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा थोड़ा और सोने दो ना, आप इतनी जल्दी हमें क्यों उठा रहे हैं? तभी कुकू भी अपनी मम्मा से कहता है, हाँ मम्मा, आप इतनी जल्दी हमें क्यों उठा रही हो? अभी तो इतनी सुबह भी नहीं हुई। तभी रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों से मुस्कुराते हुए कहती है, बच्चों, ये खास दिन है, नया साल एक नई शुरुआत का दिन है और हमें इस साल को खुशी और मेहनत से मनाना चाहिए। तभी दोनों बच्चे उत्साहित हो जाते हैं और गुड़िया अपनी मम्मा से कहती है, अच्छा मम्मा ठीक है, फिर मैं तो रंगीन पत्ते और फूल लेने जाऊंगी और अपना घर सजाऊंगी। और मम्मा मैं भी जंगल के दोस्तों को बुलाने जाऊंगा। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को मुस्कुराती हुई देखती है, परंतु उसकी आंखों में थोड़ी चिंता भी थी, क्योंकि रानो चिड़िया के पास ज्यादा साधन नहीं है, परंतु फिर भी वह नए साल को खास बनाने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। और इस खुशी के बीच एक अंधेरा भी मंडरा रहा था, जिसका नाम कालू कौवा है, जो हमेशा जंगल के पक्षियों को परेशान करता रहता है। इस बार भी किसी न किसी रूप में वह शरारत करने की तैयारी कर रहा था। कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ जंगल के बीचों बीच बैठा हुआ था और योजना बना रहा था। कालू कौवा एक सूखे पेड़ पर बैठकर अपने दोस्तों से कहता है, अरे यार, ये क्या तमाशा हो रहा है? सब इतने खुश क्यों हैं? हाँ कालू भाई, यार देखो ना, इस रानो चिड़िया के परिवार के पास तो कुछ है भी नहीं, फिर भी वह पूरे जश्न की तैयारियों में लगी पड़ी है। हाँ, पर मुझे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं है। मैं ऐसा कुछ करूँगा कि उनका नया साल बर्बाद कर दूंगा। तभी वह दुष्ट कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाता है कि वह रानो चिड़िया की मेहनत को बर्बाद कर देगा। जंगल में चारों ओर चहल पहल होती है। तोता, बुलबुल, मोर, जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों को सजाने में व्यस्त थे और वह जश्न की तैयारियां कर रहे थे। तभी मिठू तोता कबूतरी से कहता है, इस बार तो नया साल बहुत मजेदार होगा। मैंने मिठाइयों के लिए अच्छे अच्छे बीज इकट्ठे किए। हाँ, और मैंने भी अपनी आवाज को और मधुर बना लिया है। सब मेरा गाना सुनकर इस बार बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। जंगल के पक्षियों की ऐसी बात सुनकर कुकू चिड़ा थोड़ा सा उदास हो जाता है और कुकू चिड़ा अपने ही मन में सोचता है, हमारे पास तो न मिठाइयाँ हैं और ना ही कोई सजावट का सामान, कैसे मनाएंगे हम इस बार नया साल? कुकू ऐसा सोचते हुए घर की ओर लौट आता है। कुकू की चिंता देखकर उसकी मम्मा चिड़िया उसे समझाने की कोशिश करती है। वह उसे अपने पास बुलाती है। कुकू बेटे, खुशियाँ मनाने के लिए हमें बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती। सबसे बड़ी बात है कि दिल से जश्न मनाना। तभी उसकी बेटी गुड़िया मुस्कुराते हुए अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा बिल्कुल सही कह रही है कुकू भैया, हम अपनी पूरी मेहनत से इस बार नए साल को सबसे खुशी से मनाएंगे, है ना मम्मा? ठीक है मम्मा, फिर मैं अपने दोस्तों को बुलाकर लेकर आता हूँ। और फिर गुड़िया और कुकू जंगल से रंग बिरंगे फूल, पत्ते और छोटे छोटे बीजों को इकट्ठा करते हैं। गुड़िया अपने भाई से प्यार से कहती है, वह बहुत खुश थी। कुकू भैया देखे, मैंने जंगल के सुंदर सुंदर फूल इकट्ठे किए हैं। हाँ गुड़िया, और देखो मैंने भी मिठाई के लिए कुछ खास फल ढूंढे हैं। ऐसे ही दोनों बच्चे खुश होकर घोंसले की ओर वापस लौट आते हैं, लेकिन रास्ते में कालू कौवा उनके पीछे पीछे आ जाता है। और रात को जब सब सो रहे होते हैं, तभी कालू कौवा अपने दोस्तों के साथ मिलकर रानो चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है और उनके सजाए गए पत्ते और इकट्ठे किए गए फलों को चुरा लेता है। अब देखता हूँ मैं कैसे मनाएंगे ये लोग नया साल। सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब गुड़िया और कुकू अपने घोंसले से बाहर आते हैं तो वह सब कुछ बिखरा हुआ पाते हैं। मम्मा मम्मा देखे, हमारे फूल गायब हो गए और फल भी नहीं है मम्मा।
मम्मा, लगता है किसी चोर ने हमारे घर पर चोरी कर ली है। तभी रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को गले लगाती है और उन्हें शांत कराती है। मेरे बच्चों, आप चिंता मत करो, हमारे पास हिम्मत है, हम फिर से सब कुछ बना सकते हैं। रानो चिड़िया की ऐसी स्थिति देखकर जंगल के अन्य पक्षी भी उसकी मदद में आगे आ जाते हैं। वह सभी उसकी मदद करते हैं। तभी मिट्टू तोता रानो चिड़िया से कहता है, रानो, तुमने हमेशा सबकी मदद की है और हम भी अब तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ रानो, हम सब मिलकर तुम्हारे नए साल को खास बनाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल बहन, तोते भैया। और ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी मिलकर नए पत्ते और फूल तथा बीज इकट्ठा करते हैं। जंगल के पक्षियों को काम करता और रानो चिड़िया की मदद करता हुआ जब कालू कौवा सबको देखता है तो उसे महसूस होता है कि उसकी योजना नाकाम हो गई है। ऐसे ही कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास होता है। कालू कौवा उदास होकर अपने दोस्तों से कहता है, दोस्तों, मैंने रानो चिड़िया के परिवार को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलकर मेरी हरकतों को हरा दिया। अब मुझे उनसे माफी मांगनी होगी। कालू, क्या तुम सच में उनसे माफी मांगोगे? हाँ, मैं उनसे माफी मांगूंगा और रानो बहन की मदद भी करूंगा। और फिर कालू कौवा जंगल के बीचों बीच जाकर रानो चिड़िया से बात करने का फैसला करता है। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है और शर्मिंदा होकर उससे माफी मांगता है। रानो बहन, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके परिवार के साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। मैं भी इस नए साल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। रानो चिड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, कालू भैया, अगर आपका मन सच्चा है तो आपको माफी मिल गई। नया साल सभी को नई शुरुआत करने का मौका देता है। ऐसे ही कालू कौवा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जंगल में उड़ान भरता है और बड़े बड़े पेड़ों से सुंदर सुंदर फूल और फल तोड़ता है। ये साल सिर्फ दिखावे का नहीं बल्कि दिल से जुड़ने का मौका है। चलो, अब मैं रानो बहन की बहुत मदद करूँगा। और ऐसे ही जंगल में नए साल की रात आ चुकी थी। जंगल में चारों तरफ खुशियों का माहौल था। रानो चिड़िया और उसका परिवार अब सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। गुड़िया बेटे, कुकू बेटे, देखें, ये सब हम सब ने मिलकर काम किया है और यही सबकी सच्ची खुशी है। हाँ मम्मा, ये नया साल तो सबसे ज्यादा खास बन गया है। और मम्मा, ये सब कालू चाचा के बिना नामुमकिन होता। कालू कौवा इतना सुनकर भावुक हो जाता है और वह मुस्कुराते हुए गुड़िया और कुकू को गले लगा लेता है। मैंने आज सीख लिया, सच्ची खुशी तो दूसरों की मदद करने में ही है। और ऐसे ही जंगल में सभी पक्षी मिलकर गीत गा रहे थे और खुशियाँ मना रहे थे। तभी मिट्टू तोता जंगल के पक्षियों से कहता है, दोस्तों, नया साल आया, नई खुशियाँ लाया। सपनों के पंख लगाकर चलो, हम सब आगे बढ़ जाएं। तभी रानो चिड़िया भी भावुक होकर कहती है, दोस्तों, ये नया साल हम सब के लिए एक सीख है। साथ मिलकर काम करने से बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल किया जा सकता है। अमीर हो या गरीब, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं। गर्मियों की दोपहरी थी। सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। जंगल के एक किनारे रानो चिड़िया का घोंसला सूखा और बेजान पड़ा था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे थे। हे खुदा, आज फिर कुछ खाने को नहीं मिला। कैसे बताऊं इन मासूमों को कि माँ के पास अब दाना पानी नहीं है। माँ, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कुछ खाने को दो ना। माँ, हम मर तो नहीं जाएंगे ना? नहीं बेटा, माँ कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी, बस दुआ करो। वहीं दूसरी तरफ जंगल की मेहनती रानी चींटी ने सब्जियों की एक छोटी सी खेती शुरू की थी। टमाटर, लौकी, पालक, गाजर, हर सब्जी उसकी मेहनत से लहलहा रही थी। अरे वाह, कितने प्यारे टमाटर निकले हैं। इनसे जंगल के भूखे जीवों को खाना मिलेगा। रानी बहन, तू तो कमाल करती है। इतने छोटे आकार में इतना बड़ा दिल। जब तक ये शरीर काम कर सकता है तब तक मेहनत करती रहूंगी। वहीं ऊपर एक ऊंचे पेड़ पर कालू कौवा और उसकी चालाक साथी लोमड़ी बैठकर रानी की खेती पर बुरी नजर गड़ाए हुए थे। देख लोमड़ी, वो छोटी चींटी ने पूरी सब्जी मंडी खड़ी कर दी है। अगर हम ये सब्जियां चुरा लें तो पूरा जंगल हमारे कदमों में होगा। टमाटर, लौकी, पालक, भिंडी क्या नहीं है उसके खेत में। सच कहा कालू, आधी सब्जियां हम खा लेंगे, ताजा रसीली सब्जियां, और बाकी जंगल में बेचेंगे, मजे से पैसा बनाएंगे। हाँ, और रानी चींटी वो तो रोती फिरेगी।
और सबसे मजेदार बात ये कि सब कुछ मेहनत उसी की और फायदा हमारा। यही तो असली चालाकी है। हम जैसे समझदारों का यही फायदा है, दूसरों की मेहनत को अपने फायदे में बदल देना। चल इस बार रात को खेत में घुसेंगे और एक एक टोकरी भरकर उड़ चलेंगे। वहीं भूख से बेहाल रानो चिड़िया थक हार कर खेत के पास आकर बैठ गई। उसकी आंखों में विनती थी, रानी बहन, अगर 2 टुकड़े पालक मिल जाएं, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। अरे बहन, तू क्यों शर्मा रही है? ये खेत किसी एक का नहीं, ये तो सबके लिए है। चल, मैं खुद तेरे साथ चलती हूँ। खुदा तुझे सलामत रखे, तूने मेरी उम्मीद बचा ली। रात के समय गहरे रात के अंधेरे में कालू कौवा और लोमड़ी ने खेत पर धावा बोल दिया। कालू जल्दी कर, सब्जी की टोकरी भर, जल्दी जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। हा 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 हा, अब देखो कैसे रानी चींटी का सब कुछ लूट कर ले जाते हैं हम दोनों। अचानक टहनियों की आहट से रानी जाग गई। कालू कौवा और लोमड़ी चौंक कर पीछे मुड़ते हैं तो सामने रानी चींटी हाथ में छोटी लकड़ी ली खड़ी थी। उसके पीछे कुछ और चींटियां भी थीं। रुको, चोरी करके जा रहे हो? शर्म नहीं आती? तू रोक लेगी हमें? इतनी छोटी सी चींटी? देखो लोमड़ी, ये हमें डराने आई है। इतनी छोटी और बात इतनी बड़ी, हम दोनों को रोकेगी तू? बिल्कुल, ये खेत मेरी मेहनत है, हर दाने में मेरी पसीने की बूंदें हैं। तुमने सोचा मैं देख नहीं रही? जंगल के अंधेरे में चोरी करना आसान है, पर मेहनत से कमाया हुआ कोई यूं नहीं लूट सकता। वहीं पास में खड़ी एक चींटी बोलती है, हम चींटियां हैं, छोटी हैं, पर जब एकजुट होते हैं तो हाथी भी डरता है। लोमड़ी, ये तो तैयारी करके बैठी है। कालू, हमें भागना चाहिए, वरना ये पूरी सेना हमें नोच डालेगी। भाग जाओ, क्योंकि आज अगर मेरी सब्जियों को हाथ भी लगाया तो सिर्फ लानत नहीं लगेगी, जंगल की इज्जत भी खो दोगे। और अगली बार अगर चोरी की कोशिश की तो पूरे जंगल के सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। सुबह का समय रानी चींटी ने पूरे जंगल में ऐलान कर दिया, अगर आज हम चुप रहे तो कल सबका नंबर आएगा। रानी बहन सही कह रही है, ये खेत सिर्फ उसका नहीं, हम सबका सहारा है। हम लड़ेंगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर जंगल की जनता ने योजना बनाई। जैसे ही लोमड़ी और कालू अगली बार खेत में आए, सबने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आज माफ कर रहे हैं, लेकिन अगली बार जंगल में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब खेत पहले से ज्यादा हरा भरा था। रानो चिड़िया रोज काम में मदद करती और जंगल के सब जीव मिलजुल कर खाते। जिस खेत को सब मिलकर सींचे, उसे कोई उजाड़ नहीं सकता। रानो चिड़िया अपने बच्चों को पालक खिलाते हुए बोलती है, जब मदद मिलती है तो जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगती है। कहीं दूर दोनों शरारती दोस्त कालू और लोमड़ी बैठे नई योजना बना रहे होते हैं। सारी योजना बेकार हो गई। एक चींटी और वो रानो चिड़िया हम पर भारी पड़ गईं। इतनी बेइज्जती, जंगल भर में हंसी उड़ रही है हमारी। लेकिन ये आखिरी बार नहीं था। ये जंगल हमसे नहीं बच सकता। अगली बार हम ऐसा जाल बुनेंगे कि रानो की बच्ची भी याद रखेगी। हाँ, और इस बार सिर्फ सब्जियां नहीं, उसका घर, उसकी उम्मीद सब छीन लेंगे। दोनों पीछे मुड़कर जंगल की ओर देखते हैं, जहाँ दूर रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ खेत में काम कर रही थी और रानी चींटी मुस्कुरा रही थी। कालू और लोमड़ी की आंखों में बदले की आग चमकती है। फिर दोनों जंगल से बाहर की ओर बढ़ जाते हैं। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें तो कोई भूखा नहीं रहेगा और कोई चोर हमें हरा नहीं पाएगा। मेहनत की इज्जत करो और मिल बांट कर जियो।